मछली पकड़ी किसी ने? पकड़े हुए देखा है? तुम ऐसे बाहर जो है पानी के बाहर हाथ डाल, मछली पकड़ जाएगी मछली। 99% यूपीएससी की तैयारी ऐसे तो लोग कर रहे हैं। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तुम्हें मछली पकड़नी है तो तुम्हें कांटा फेंकना पड़ेगा, चारा फेंकना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? तो चारा कहां से आएगा? ठीक है, हुक कहां है? बिना हुक के मछली पकड़ी जाएगी? नहीं होगी ना। तो हुक तो तुम्हारा ये क्वेश्चन है। तुम न्यूज़पेपर है, एनसीईआरटी है, विपिन चंद्रा है, उसमें से मुझे पढ़ना क्या है, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो आइडेंटिफाई ये चीज करेगी कि अब जो ये टॉपिक्स हैं, कल को कोई बात आती है कि गवर्नमेंट बिल लेकर आ रही है आईआईटीज को करेक्ट करने के लिए, हमारे आईआईटीज अनुसंधान नहीं कर रही है। क्यों भाई? उसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कि आप देश में इंजीनियरिंग उत्साह, आज हम छोटे से छोटा एक एग्रीकल्चर का इंस्ट्रूमेंट विदेश से मंगाते हैं। क्यों? मेरे देश में ऐसी क्या कमी थी कि मेरे देश का इंस्ट्रूमेंट मेरे देश में बनता? आज हमारे किसानों की कमर टूट गई है क्योंकि वो महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो पेस्टिसाइड पी के आत्महत्या कर रहे हैं। सारी चीजें आपस में जुड़ी है ना। तो सवाल है कि मेरी जो आईआईटीज थी वहां पर वो लोग अनुसंधान क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो आईआईटी से जा रहे हैं, फिर आईआईएम में चले जा रहे हैं, बैंकिंग में नौकरी कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? तो ये एक प्रॉब्लम है। सवाल है कि पॉल्यूशन क्यों है, दिल्ली में इतना प्रेशर क्यों आया? तो दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बारे में आपने आंकड़े पढ़ लिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। सवाल है कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि दिल्ली के पास पुल फैक्टर है और तुम्हारे पास पुश फैक्टर है। दो फैक्टर है, एक तो मैं तुम्हें खींचता हूं, दिल्ली खींचती है, एजुकेशन है, सड़क है, मेट्रो है, बिजली है। लेकिन दूसरा कारण यह कि तुम्हारे स्टेट में तुम्हें ढकेला जाता है कि बिहार में, तुम्हारे स्टेट में तुम्हारे पास ना बिजली है, ना सड़क है, ना मेट्रो है, ना एजुकेशन है। तो तुम्हारा स्टेट तुम्हें ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल रहा है? तो आज तुम भागकर कहां जाओगे? ऑप्शन तुम्हारे पास कहां है? दिल्ली आओगे। और जब दिल्ली में इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर 11,111 से ज्यादा लोग यहां रहते हैं, तो अब अंदाजा लगा के देखिए वो पॉल्यूटेड होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हर शहर की एक कैपेसिटी होती है। यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको गहराई से इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं, इसको पूरे टाइम आपको इसके साथ जो है डिस्कशन करना होगा। डन? चलिए, अब कुछ सेट ऑफ स्किल लिखिए जो यूपीएससी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती ही होती है, बियॉन्ड ऑल द सिलेबस एंड बुक्स। ये मस्ट है आपके लिए, मस्ट। पहला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, व्हाट इज योर WPM? लिखो, तुम्हारा प्रति मिनट शब्द पढ़ने की क्षमता। कोई बात ही नहीं करता इस पर। प्रति मिनट शब्द पढ़ने की क्षमता, WPM। कितने लोग जानते हैं WPM के बारे में? एक अच्छे स्टूडेंट को एक मिनट में कितने वर्ड पढ़ने चाहिए? ये तुम्हारे सिलेक्शन में क्यों बहुत बड़ा जो है अंतर पैदा करता है। क्या इसको ट्रेनिंग से बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सपोज दैट आप साहब 100 वर्ड्स पर मिनट पढ़ते हैं, आप 150 वर्ड पर मिनट पढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 वर्ड का अंतर है, कोई बहुत पर मिनट कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जरा कैलकुलेट करके देखो, 10 घंटे ये भी पढ़ते हैं, 10 घंटे ये भी पढ़ते हैं, ये इनके वर्ड्स आप कैलकुलेट करके देखोगे, पर डे इनके वर्ड्स इनसे ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे? ये आगे बढ़ जाएंगे। तो जरा एक महीने में और एक साल बाद जरा कैलकुलेट करके देखो, आप अंदाजा लगाओगे कि लगभग ये 15 बुक इनसे ज़्यादा पढ़ जाएंगे, सिंपल एक 50 वर्ड के अंतर की वजह से। या जब ये पहली रीडिंग खत्म कर रहे होंगे तो ये हो सकता है रिवीजन भी कर चुके हों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये पहली कैपेसिटी है, आपको अपना WPM बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज आपके पास 300 से 400 WPM होना चाहिए। सेकेंड, ये एक्यूरेसी लेवल आता है। ठीक है, ये आर्ट ऑफ रीडिंग होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर अपनी आई मूवमेंट तेज करनी है और कहां पर धीमे करनी है। पहला स्किल सेट है आपका। ठीक है, एक्यूरेसी। पता क्या चला? अब जैसे इसी बार आप लोगों ने देखा कई बच्चों का इस वजह से प्री नहीं निकला कि उनका सीसैट का पेपर खराब हो गया। सीसैट जबकि क्वालिफाइंग है, केवल 33-40% नंबर लेकर आने हैं, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। जीएस में अच्छे मार्क्स थे और नहीं कर पाए, फेल हो गए। कारण क्या था? कंप्रीहेंशन में फंस गए। और कंप्रीहेंशन में क्यों फंसे? क्योंकि वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे और इसलिए कि आंसर सही हो जाए इसलिए उन्होंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। पेपर का टाइम खत्म हो गया और फिर अंत में उन्होंने क्या किया, जब 20 मिनट बचा जल्दी जल्दी पढ़ के और जो टिक मार सकते थे टिक मारा, निगेटिव मार्किंग हो गई, खत्म हो गए। तो आपको इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका WPM क्या है। दूसरा सेट, डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी।
ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक याददाश्त आपको पैदा करनी होगी। ये अगर आप क्लास को निचोड़ना चाहते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी का कि जैसे जैसे टीचर आपको क्लास बोर्ड में लिख रहा है वो आपके दिमाग में उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी आप अपनी 2 घंटे की क्लास को निचोड़ कर बाहर कर दो। नेक्स्ट वन, मल्टी डायमेंशनल रीडिंग। ठीक है, बहुआयामी पढ़ाई करने की क्षमता, इसके बारे में मैं और युग सर दोनों लोग बात करेंगे। अपना 30 मिनट आपको इसके लिए देना है पर डे। मल्टी डायमेंशनल रीडिंग, मल्टी डायमेंशनल रीडिंग का मतलब होता है जो आपका सिलेबस है उसके अतिरिक्त किताबों को पढ़ने की क्षमता। ठीक है, जो चर्चा में चल रही, जो आपकी वैल्यू एडिशन कर सकती है, उसके साथ ये होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपके पास अपनी बुक्स पढ़ने की क्षमता नहीं है तो आप अतिरिक्त बुक कहाँ से पढ़ पाओगे? क्लियर है? तो ये पहला आपके पास रीडिंग स्किल सेट होना चाहिए। दूसरा सेट होता है राइटिंग स्किल सेट। लिखो, लेखन क्षमता, दक्षता, राइटिंग स्किल सेट। 3 तरह की राइटिंग स्किल सेट होते हैं यूपीएससी के लिए। पहला, थॉट मैपिंग बनाना। ठीक है, जिसपे जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, मुझे अपना जो ये प्लान करना था तो मैंने क्या किया, इसका थॉट मैपिंग बनाया। कितने मेरे विचार थे, मैंने सबको क्या किया, एक साथ रख दिया। पहला सेट है थॉट मैपिंग बनाना, यानी केंद्रीय विचार उत्पन्न करना, सेंट्रल थॉट। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल राइटिंग करना, संरचनात्मक लेखन क्षमता विकसित करना, संरचनात्मक लेखन क्षमता विकसित करना, स्ट्रक्चरल राइटिंग। कितने लोग स्ट्रक्चरल राइटिंग को जानते हैं? 1, नेक्स्ट 2, 3, बोलो क्या होती है स्ट्रक्चरल राइटिंग? छोटे मोटे मतलब बहुत सारे वर्ड को छोटे से स्ट्रक्चरल राइटिंग बोलो, स्ट्रक्चरल राइटिंग। यूपीएससी का नोटिफिकेशन कभी नहीं पढ़ा? यूपीएससी कहता है कि जब आप अपना उत्तर लिखें या निबंध लिखें तो उसमें प्रवाह सुनिश्चित होना चाहिए। स्ट्रक्चरल राइटिंग सबसे बड़ी चुनौती होती है। राइटिंग कोई भी कर सकता है। जैसे आपने राइटिंग करना शुरू किया, अकबर के बारे में लिख रहे थे, लिखते लिखते अचानक से याद यार हम बताना ही भूल गए पैदा कहाँ हुआ था। फिर अचानक से आप पीछे जाते हैं और राजपूतानों के साथ उसको जोड़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बताते हैं अरे यार सब तो बता दिया, इसकी शादी वाला तो फैक्टरी नहीं बताया। तो यूपीएससी वहीं पे नंबर काट देता है। स्ट्रक्चरल राइटिंग का मतलब होता है जिस समय आपका पेन उठे उस समय मुझे जो है वो इसका जब प्रसंग लिखना है, इसकी बॉडी यानी इसकी व्याख्या और इसका उपसंहार यानी कंक्लूजन, वो फर्स्ट टाइम में ही आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और जो आपका फ्लो ऑफ थॉट है, फ्लो ऑफ थॉट लिख लो इसको, चाहे विचारों का प्रवाह, इसके अंतर्गत लिखो विचारों का प्रवाह। फ्लो ऑफ थॉट्स मस्ट बी अरेंज प्रॉपरली। विचारों का प्रवाह पहले ही सुनिश्चित हो जाना चाहिए, पहले ही सुनिश्चित हो जाना चाहिए। और सेकेंड हाफ में आओगे तो मैं तुमसे एक आज आंसर राइटिंग करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम्हारी आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जिसको तुम कैरी करते हुए एग्जाम तक लेके चले जाते हो और एग्जाम में लिख कर आते हो, जोड़ के आते हो, 10 में से 7 नंबर तो मुझे देगा ही देगा, और जब रिजल्ट आता है तो फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम कहीं नहीं होता। ठीक है, स्ट्रक्चरल राइटिंग। तीसरा, ये नई रिक्वायरमेंट 2 साल से जनरेट हुई है यूपीएससी की और इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल राइटिंग। लिखो बहुआयामी लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुआयामी लेखन, मल्टी डायमेंशनल राइटिंग। क्या होता है मल्टी डायमेंशनल राइटिंग? शाबाश। अब जैसे एक कैंडिडेट ने आंसर लिखा, उससे पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया, वेस्टर्न घाट, तो उसने बताया कि भाई वेस्टर्न घाट है ये, या ईस्टर्न घाट के बारे में बात हुई, ईस्टर्न घाट कटे फटे हैं, ठीक है, यहाँ डेल्टा बनता है, यहाँ पे नदियों ने घाट को काट दिया। उसने एक पॉइंट और जोड़ दिया कि कटे फटे होने के बावजूद ये बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि अगर इंटरनेट के वायर्स डालने, इंटरनेट के लाइंस डालनी है तो ये कटे फटे तट जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। उसने एक और पॉइंट डाला कि इन कटे फटे तटों की वजह से यहाँ पर जो है आसानी से मार्ग बनाए जा सकते हैं और इन जो है घाटियों को पार किया जा सकता है, दर्रे बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। सो आपने देखा कि जो कन्वेंशनल है उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ देना, यानी कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आयाम दो। लिख लो, ये रिसेंट मेथड है, ये पिछले 2 सालों से यूपीएससी में डोमिनेट हो गया है। अब उसी अभ्यर्थी को अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं जो मल्टी डायमेंशनल राइटिंग कर रहा है। आप कितने ज़्यादा पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हो। आप लोगों को ये लगता होगा बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, नहीं,
यूपीएससी आपसे पॉइंट्स भी मांग रहा है कि आप कितने ज़्यादा पॉइंट्स उसके दे सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कितने तरीके से जोड़ सकते हो, पर्यावरण से कैसे जोड़ सकते हो, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, साइंस से, आप कितना ज़्यादा इसको जोड़ सकते हो। दिस इज द चैलेंज, जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतने ज़्यादा वो मार्क्स देगा तुम्हें। क्लियर है? तो आंसर राइटिंग में 3 चीज़ें चाहिए। हाँ, पिछली बार जब पूछे थे तो वो टेस्ट हुआ था, उसमें अब लिखने बैठे हमारे पास था बहुत कुछ, पर वर्ड लिमिट कम थी। अब अगर उससे सामने देंगे तो हम तो 2 ही क्वेश्चन करेंगे। बहुत काम आता है ये, इसीलिए तो तुम्हें ये स्ट्रक्चरल राइटिंग सिखानी थी। ठीक है, तुम्हें स्ट्रक्चरल राइटिंग इसीलिए तो सिखानी थी, इसीलिए तो हम 6 महीने तक लगातार प्रोग्राम चलाते हैं आंसर राइटिंग का कि तुम्हें कैसे कैसे स्ट्रक्चरल राइटिंग करनी है। सबको यहाँ किसी को भी लिखने को दे दूं, सभी लोग लिख ले। अभी जब लिखने बैठोगे तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, शुरू कहाँ से करें, होगा? ठीक है, यही दिक्कत होती है, इसी का तो आंसर निकालना है। थर्ड आपको स्टेप सीखना है रिसाइट स्किल, याद करने की क्षमता। याद करने की क्षमता, क्योंकि हम सभी को पता है बट ऐसा नहीं है। कोई ऐसे स्टूडेंट से मिला जिन्होंने प्री दिया था और क्वालिफाई नहीं हुआ? कोई आप में से कोई जानता है ऐसे को? हाँ, ठीक है, उनसे पूछना गलती क्या हुई थी, वो तुम्हें बताएंगे कि निगेटिव मार्किंग की वजह से ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये 10 क्वेश्चन वो निगेटिव नहीं करते तो वो सिलेक्शन हो जाता। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के निगेटिव अपना आंसर करता है? नहीं। होता क्या है, होता यह है कि जब आप लोग कभी एग्जाम भी देते होगे, अरे यार पढ़ा है, वो ऊपर ही तो लिखा था, अरे यार पढ़ा है, ऊपर लिखा था, ये पॉइंट मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा याद आ जाएगा, और वो एग्जाम में नहीं याद आता और आप दबाव में गलत चुनते हो और खत्म हो जाते हो। कारण क्या होता है, हमें ये पता नहीं होता है, हम सिलेबस में आगे पढ़ना पसंद करते हैं। आप टारगेट बनाते होगे, आप विपिन चंद्रा के 50 पेज खत्म कर देते हैं, लक्ष्मीकांत तो आज 20 पेज खत्म हो जाएगा, बट बैकवर्ड क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। हमें मेमोरी के बारे में नहीं पता कि हमारा दिमाग 24 घंटे में 80% भूल जाता है, केवल 20% याद रखता है, और हम उस पर विश्वास कर बैठते हैं और यहीं फंस जाते हैं। क्या करना होगा आपको? रिसाइट स्किल आपको लेकर आनी। पढ़ाई में सबसे पहला मेथड होता है SQ3R मेथड। लिखो SQ3R, यानी सर्वे, S फॉर सर्वे, क्वेश्चन, Q फॉर क्वेश्चन, रीड, फर्स्ट R रीड, 3R मतलब RRR, ठीक है, रीड, रिसाइट याद करना, रीड माने पढ़ना, रिवाइज दोहराना। ये किसी भी बुक, किसी भी नोट्स के साथ आपको करना है। क्लियर है? SQ3R, यानी पहला जब आप बुक पढ़ेंगे, मैं आपसे आप सेगमेंट आप लेंगे, आप बुक कैसे पढ़ते हैं? बुक कैसे पढ़ते हैं? नोट्स कब बनाते हैं? पढ़ते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है। यूपीएससी में जो भी बुक्स होती हैं बहुत डेप्थ के साथ होती हैं। जैसे विपिन चंद्रा की बात करता हूं, विपिन चंद्रा के लिए गांधी एक सेंट्रल थॉट है, ठीक है, आप उसमें पढ़ने बैठे, आप क्या करोगे? पढ़ते जाओगे, उसके नोट्स बनाते जाओगे। तो पहले आपको ये नहीं पता हो कि नोट्स का मेरा परसेंटेज क्या होना चाहिए। दूसरा, गांधी उसको जो है, जब विपिन चंद्रा बुक को लिख रहे थे तो उन्होंने कई चीज़ों को फ्रैगमेंट कर दिया। एक बार उन्होंने गांधी पे फोकस किया, एक बार उन्होंने संथालों के विद्रोह पे फोकस किया, एक बार उन्होंने विश्व में जो लंदन में चल रहा था, चाहे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उस पर फोकस किया। ये 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन 3 अलग अलग चैप्टर में दी, लेकिन यूपीएससी के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन है। जब गांधी यहाँ देश में कार्यरत थे, जब कार्य कर रहे थे, उसी समय आदिवासियों का विद्रोह भी चल रहा था, और उसी समय विश्व में जो लंदन में जो हलचल थी वो भी चल रही थी। तो यानी ये 3 घटनाएं एक ही पॉइंट का हिस्सा है। आप इसको क्या करते हो? अलग अलग पढ़ते हो, और यहीं पर गलती हो जाती है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि मुझे इसमें अपना आउटकम कैसे देना है। क्लियर है? आपको क्या करना है? सबसे पहले जो रीडिंग 1 है, लिख लो इसको, रीडिंग 1 आज से आपको पूरा 1 to लास्ट पढ़ना है, सिर्फ एज अ नॉवेल लाइक रीडिंग। लिखो इसको, एज अ नॉवेल लाइक रीडिंग। रीडिंग 1 नहीं, नोट्स नहीं बनाने, लिख लो इसको, नोट्स नहीं बनाने हैं। पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनेंगे, याद रखिएगा, डिजास्टर कर लोगे। क्या करना होगा? हाइलाइटर, पेंसिल और एक स्टिक नोट्स। स्टिक नोट जानते हो, चिपकाए जाते हैं, छोटे से, ये 3 आपको रखने हैं। जब आप पढ़ते जा रहे हो, अगर उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हाईलाइट सिर्फ करना है, ठीक है। और एक पेज पे अगर मान लीजिए एक पूरा पेज है तो उसमें 4-5 लाइन से ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, हर पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, दैट्स अ रिडिकुलस थिंग। और स्टिक नोट आपको रखने हैं।
स्टिक नोट पे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको लिख लेना है पेंसिल से, सिर्फ पेंसिल से लिखना है। फर्स्ट रीडिंग में इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। अब सेकेंड रीडिंग पे आएंगे, और फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, एक किताब है, सपोज दैट यू हैव वन बुक, टारगेट कर लो उसको कि मुझे इस बुक को पहली रीडिंग 4 दिन के अंदर खत्म कर देनी है। बड़ा टारगेट बनाओ और उसको A to Z पूरा का पूरा पढ़ जाओ। इसके बाद शुरू करो सेकेंड रीडिंग। आ जाओ सेकेंड रीडिंग पे। सेकेंड रीडिंग आपको चैप्टर बाय चैप्टर करना है, चैप्टर बाय चैप्टर, और इसके नोट्स आपको बनाने हैं।